आज हम लोग इस वीडियो पार्ट में हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत 17 प्रमुख सिद्धांतों को करेंगे। इसमें जो है आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, DSSB, PGT, TGT, सब में जो है ये जो शिक्षण सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें आप 15 नंबर तो पक्के हैं क्योंकि ये 17 प्रमुख सिद्धांत हैं। इसकी आज हम लोग व्याख्या करेंगे बारी बारी से और जो है शॉर्टकट में समझेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इस सबसे प्रश्न जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी टीचिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। अनुबंधन का सिद्धांत, भाषा विकास में अनुबंधन या साहचर्य का बहुत योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है विभिन्न तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं कि जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है, ये कौन सा सिद्धांत है? तो वो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो सही होगा अनुबंधन का सिद्धांत। या भाषा विकास में जो होता है शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग यानी अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। अच्छा, अनुबंधन का सिद्धांत पौलाव से संबंधित है। किससे? पौलाव। अब हम लोग दूसरा देखते हैं अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। थ्योरी ऑफ इमिटेशन चैम्पिनीज, सर्ली कर्टी तथा वैलेंटाइन, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं ये बहुत महान मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, कौन? चैम्पिनीज, सर्ली कर्टी तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया। अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अनुकरण जो है ना, अनुकरण में क्या होता है कि जैसे बच्चा देखता है, जैसे माता पिता भाई बहन को करते हुए, वैसे ही वो अनुकरण करके सीखता है। उसमें बिहेवियर जो भी बिहेव होंगे उसके आचरण, वो अनुकरण के द्वारा सीखेगा। माता पिता जैसे करेंगे वैसे करेगा, तो अनुकरण होता है। जैसे बोलेंगे वैसे बोलेगा। यदि हिंदी भाषी हैं, हिंदी ही सिर्फ बोलते हैं, तो बच्चा हिंदी ही अनुकरण के द्वारा सीखता है। भोजपुरी है तो भोजपुरी, मैथिली है तो मैथिली, मगही है तो मगही, या उड़िया है तो उड़िया, पंजाबी है तो पंजाबी, यानी कि अनुकरण के द्वारा सभी आदत उसमें अनुकरण के द्वारा आते हैं। इसका मतलब है कि अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं बच्चे। तो ये अनुकरण का सिद्धांत है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत आपका चोम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चोम्स्की का कहना है कि बच्चों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। बच्चे जो होते हैं निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चोम्स्की ने जेनेरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। तो जेनेरेटिव ग्रामर की संज्ञा जो है चोम्स्की का भाषा अर्जित करने के सिद्धांत के द्वारा है। इससे भी जो है प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। यानी बच्चों की रुचि जिसमें हो, उनकी आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए पाठ्य सामग्री। उन्हें भाषा सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, यानी अगर प्रश्न आता है कि हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, यह कौन सा सिद्धांत है भाषा सीखने में? तो ऑप्शन होगा जो सही होगा ऑप्शन 4 में, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना
क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना, छात्रों के उसमें क्रियाशील रखना, यानी कि छात्रों को उसमें क्रियाशील रखना है, और पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य किए जा सकते हैं। तो यह है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो आप जो है याद रखिएगा। क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना, छात्रों के उसमें क्रियाशील रखना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य जो है क्रियाशीलता के सिद्धांत में किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यास का सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा। अभ्यास का सिद्धांत थर्नडाइक ने कहा है, अभ्यास के सिद्धांत थर्नडाइक का है, भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। भाषा के कलात्मक एवं भाव दोनों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। तो देखिए, सिर्फ भाषा में ही नहीं, यदि गणित में सबसे ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है, गणित में भी आवश्यकता होती है अभ्यास की। भाषा शिक्षण कौशल, भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो अभ्यास कार्य सभी विषयों में आवश्यक है और भाषा सीखने में भी अति आवश्यक है। ठीक है, अभ्यास का सिद्धांत थर्नडाइक के अनुसार भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। भाषा के कलात्मक एवं भाव दोनों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है, यानी कि हमेशा आवश्यक है। तो अगर ऐसे आता है प्रश्न कि ये कथन किनका है, तो थर्नडाइक का कथन है, और ये सिद्धांत कौन सा है, तो अभ्यास का सिद्धांत है। 2 प्रश्न इससे आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीवन समन्वय का सिद्धांत। जीवन समन्वय का सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। अतः अध्यापक को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करें उसका संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य हो। यानी अध्यापक जब पढ़ाते हैं तो जिस भी सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, सहायक सामग्री नहीं, पठन में जिन सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, तो उसका संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य होना चाहिए। ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जीवन समन्वय का सिद्धांत यानी कि बच्चों के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, जो भी उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर, निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत अध्यापक शिक्षण से पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए, यानी कि शिक्षक को। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न कैसे आएंगे, तो अध्यापक शिक्षण पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, तो यह निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत है। नेक्स्ट 9, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ध्यान दीजिएगा, एक ही कक्षा के छात्र में व्यक्तिक विभिन्नताएं होती है। कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता, तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, तो किसी का वाचन ठीक नहीं होता, तो किसी का लेख अशुद्ध होता है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता, तो कोई कई बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सब की व्यक्तिक भिन्नताएं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड प्रश्न जो है कई तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इतने से आपको 2-3 प्रश्न यानी कि घुमा फिरा कराएंगे, तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत जो होगा लागू होगा। कैसे, तो एक ही कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता, तो कोई स्पष्ट लेख नहीं लिख पाता। यह किसका सिद्धांत है, यानी कि कौन सा सिद्धांत है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: लेखन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, वाचन या पठन कौशल एवं श्रवण कौशल। ये 4 प्रकार हैं भाषा कौशल के, महत्वपूर्ण हैं। ये सभी भाषा कौशल आपस में संबंधित होते हैं। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल में निपुण और अन्य में फीसदी है, यानी कि सामान्य है, तो इसे शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा।
इसे शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा। इन सभी कौशलों का अनुपात सही होना चाहिए, यानी ये चारों कौशल जो हैं आपके, अभिव्यक्ति कौशल, वाचन या पठन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, इन चारों का अनुपात जो है समान होनी चाहिए, नहीं तो उसको शिक्षण को हम लोग असफल मानेंगे। तो ये अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत है। नेक्स्ट, बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल का सिद्धांत, शिक्षण बोलचाल के माध्यम से होनी चाहिए। शिक्षण जो है बोलचाल के माध्यम से होनी चाहिए। इससे भाषा सीखने में कम समय लगता है और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान अधिक अस्थायी रहता है बोलचाल के माध्यम से। ठीक है, साथ ही इससे बालकों की सृजनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है। सृजनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है बोलचाल के सिद्धांत के द्वारा छात्रों में। नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत। हिंदी भाषा के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसकी ठीक जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों को सरल एवं सहज ग्राह्य बनाया जाए, इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो रूप अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन करना चाहिए, जिससे छात्र लाभान्वित अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि वैसे सिद्धांत, वैसे नियम, वैसी पद्धति का सहारा लिया जाना चाहिए जिसमें बच्चे आसानी से समझ सके, सीख सके, उनका चहुर्मुखी यानी कि बहुमुखी विकास हो सके। और आपके द्वारा जो भी पद्धति है उसका सहारा आप ले रहे हैं तो प्रभावकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित का सिद्धांत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बाल केंद्रित का सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VVI। भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। भाषा, देखिए पहले जो था शिक्षा वो शिक्षक केंद्रित था, लेकिन अब जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। लेकिन यहाँ पे हम लोग भाषा शिक्षण में जानेंगे, भाषा के समय, भाषा शिक्षण के टाइम इस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र कौन है, बालक है। इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र बालक हो। भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि स्तर आदि का ध्यान रखा जाना सबसे अधिक आवश्यक है, सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है, इसमें भाषा शिक्षण के समय इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए कि उसका केंद्र, शिक्षण का केंद्र कौन है, तो स्टूडेंट यानी कि बालक है, विद्यार्थी है। तो बाल केंद्रित सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र हैं जिनके शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और अस्थायित्व प्राप्त होता है। शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र हैं जिनके शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और अस्थायित्व प्राप्त होती है। जैसे सरल से कठिन की ओर, क्या कैसे शिक्षण करना चाहिए, सरल से कठिन की ओर। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर। विश्लेषण की ओर, यानी कि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर आदि। शिक्षण के इन सूत्रों का आधार, यहाँ पे जो होगा ना टाइपिंग मिस्टेक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आदि। शिक्षण के इन सूत्रों का आधार और पालन करने से शिक्षण अधिक प्रभावकारी होता है। ठीक है, तो यह शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है। अगर प्रश्न में आता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल से कठिन की ओर जो है शिक्षण करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए ये कौन सा सिद्धांत है, तो शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, यानी कि शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र जो शिक्षण कार्य करने से बच्चों, यानी कि जिनसे शिक्षण कार्य अगर किया जाए तो बच्चे जो सीखेंगे वो आसानी से सीख जाएंगे, सुगमता और अस्थायित्व प्राप्ति के साथ सीखेंगे, यानी कि जो भी सीखेंगे वो उनके लिए अस्थायी होगा। नेक्स्ट, साहचर्य का सिद्धांत। बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही रहते हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा के बोलने वालों का साहचर्य मिलना आवश्यक है। बच्चा माँ को माँ या मम को मम कहने के साथ पहचानना और समझना तभी सीख सकेगा जब माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिता या पापा के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी देखेगा। यानी साहचर्यता हो गया कि जिस चीज़ का उच्चारण कर रहा है वो उस चीज़ को देखे, तो यह साहचर्य का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने आवृत्ति का बहुत महत्व है। मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना बार अच्छे से दोहराया जाएगा वह उतना ही अधिक देर तक याद रहेगी। यही है आवृत्ति का सिद्धांत, बार बार दोहराना, अधिक बार दोहराना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह है आपका लास्ट सिद्धांत 17 नंबर, परिपक्वता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, परिपक्वता के सिद्धांत का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। भाषा के अवयव एवं स्वर पर नियंत्रण होना। बोलने में जिह्वा, गला, तालु, होठ, दंत तथा स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। ठीक है, दांत भी यदि नहीं रहे व्यक्ति के तो उससे शुद्ध उच्चारण, साफ आवाज़ नहीं निकलता। तालु में कोई गड़बड़ी हो, गला में हो, तो भी जो है ये सारे स्वर यंत्र हैं, इन जिम्मेदार होते हैं किसी भी भाषा में बोलने में। ठीक है, इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। तो यह है परिपक्वता का सिद्धांत। तो मैं आशा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा आप लोगों को हिंदी पेडागोजी में 17 प्रमुख सिद्धांत कराए गए, जो है चौमस्की का सिद्धांत, साहचर्यता का सिद्धांत,